नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का शिखर कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग हिंदी विषय के भाषा के संबंध में या हिंदी के उद्भव के क्रम में किस तरीके से खड़ी बोली हिंदी तक की यात्रा रही है उसके बारे में जानते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव क्रम। तो हिंदी जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है, हिंदवी से लिया गया है। हिंदी शब्द फारसी भाषा के हिंदवी हिंदवी शब्द जो कि कहाँ का है, तो फारसी भाषा का ये शब्द है। तो आइए जानते हैं भाषा के विशेष में जो क्वेश्चंस बनते हैं किस प्रकार से बनते हैं। तो भाषा शब्द भाष धातु से निर्मित शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संचरण का माध्यम या विचार व्यक्त करना। एक दूसरे को कम्युनिकेट करने का जो माध्यम होगा वह भाषा होती है। दूसरा देखिए क्या रहता है, भाषा की विशेषता में देखते हैं। भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा हमेशा क्या होती है, कठिन से सरल की ओर चलती है। और भाषा का मानक रूप होता है। मानक रूप का मतलब यह होता है कि भाषा की जो लिपि होगी वह किस तरीके से लिखना है, उसको किस तरीके से समझना है। तो ये कुछ भाषा की विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन लिखा होता है कि निम्न में से कौन सा भाषा का भेद नहीं है। तो वहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन देखने होते हैं, सारे मतलब पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से भाषा के विशेषताएं होती हैं। अगला देखिएगा, भाषा के प्रकार। तो देखते भैया कि भाषा की मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है लिखित। लिखित भाषा को व्यक्त करने का तरीका होता है लिखकर, और उसको जब कोई समझेगा तो वो पढ़कर। दूसरा होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को व्यक्त करने का तरीका होता है बोलकर। समझने के लिए उसको सुनना पड़ेगा तो सुनकर। सांकेतिक भाषा को क्या होता है, संकेत के माध्यम से और देखकर। ये भाषा के मुख्यतः 3 भेद है। पहला है लिखित, मौखिक व सांकेतिक। हिंदी का उद्भव क्रम, जो हिंदी भाषा है उसका उद्भव क्रम देखते हैं। तो अब प्राचीन इतिहास में जाएंगे तो सैंधव सभ्यता के अंतर्गत जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वो भावचित्रात्मक लिपि है। कैसी है, भावचित्रात्मक, और इसको वेस्तोफेदान लिपि भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है वैदिक युग। क्या था भैया, वैदिक युग में जिस भाषा का प्रयोग हुआ वह भाषा थी संस्कृत। संस्कृत भाषा के 2 भेद थे। एक तो देववाणी संस्कृत जिसमें वेद व उपनिषद लिखे गए। दूसरा भेद रहता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण, अन्य सभी ग्रंथ इसके अंतर्गत लिखे गए हैं। जो ये वैदिक युग होता है इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर लिखते हैं, एक होता है ऋग्वैदिक, दूसरा होता है उत्तर वैदिक। तो जिस उत्तर वैदिक काल में लिपि का विकास होता है, जिस दौरान संस्कृत भाषा की जो लिपि होती है वो ब्राह्मी लिपि होती है। तो संस्कृत भाषा जो हमारी मूल भाषा है, जो हिंदी भाषा की जननी है, वो कौन सी है, संस्कृत भाषा। जो लिपि कौन सी है, तो ये ब्राह्मी लिपि है। तो लौकिक संस्कृत होगी, रामायण, महाभारत। फिर उसके बाद चेंज होंगे तो पाली भाषा आएगी, फिर प्राकृत भाषा रहेगी, फिर अपभ्रंश। तो सौर सैन्य अपभ्रंश के 5 भेद होते हैं। जो हिंदी भाषा के 5 उपभाषाएं हैं उसी में जो ये अपभ्रंश रहेगा, सौर सैन्य अपभ्रंश, जिसके अंतर्गत एक पश्चिमी हिंदी होती है और एक मतलब ये आपका राजस्थानी हिंदी होती है। तो उसी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली हिंदी का उद्भव हुआ है। आगे देखते हैं हिंदी। अब यहाँ तक आपने समझा कि हिंदी का उद्भव क्रम क्या रहता है। तो जैसे आपने देखा था कि आपकी पाली है, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, फिर खड़ी बोली हिंदी का उद्भव होता है। खड़ी बोली हिंदी के अंतर्गत देखेंगे तो 2-3 टर्म यूज होते हैं। भाषा के अंतर्गत 2-3 टर्म यूज होते हैं। जैसे आपका रहता है, एक होता है बोली, एक होती है भाषा, एक होती है उपभाषा, एक होती है विभाषा, एक होती है विभाषा, एक होती है मातृभाषा,
यहाँ पर एक होती है राष्ट्रभाषा और एक होती है राजभाषा। तो देखिए, बोली जिसका, वह भाषा जिसका क्षेत्र सीमित हो, क्षेत्र सीमित होता है इसका, इसको बोली कहते हैं। जब उसी बोली का क्षेत्र व्यापक हो जाता है तो उसको भाषा कहते हैं। व्यापक क्षेत्र में जिसका प्रयोग होता है, व्यापक क्षेत्र हो तो वो भाषा होती है। उपभाषा जिसके अंतर्गत भाषा समाहित होती है। जैसे 5 भाषाएं हैं, सौर सैनी अपभ्रंश आपका होता है, सौर सैनी, अवधी अपभ्रंश होता है, या इसको बोलते हैं मागधी। सौर मतलब ये आपका सौर सैनी अपभ्रंश होता है। फिर होता है अर्धमागधी, अर्धमागधी या मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। तो इस प्रकार से कुल जो आपके उपभाषाएं हैं ये 5 रहती हैं। यहाँ पर बोली हिंदी में कितनी है, तो 18 बोलियां इस समय बोली जाती है, ठीक है। उपभाषा है 5 है। विभाषा ऐसी भाषा है, ऐसी छोटी भाषा जिसमें क्षेत्रीय रचनाओं का उद्भव हुआ हो। जैसे जैसे अवधी, अवधी का सबसे बड़ा ग्रंथ रामचरितमानस आप जानते हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित। अवधी, फिर उसके बाद बघे, मतलब आपका रहता है मैथिली है। ये जो भाषाएं होती हैं ये विभाषा के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद होती है मातृभाषा, यानी कि माँ भाषा परिवार, माँ भाषा परिवार। जैसे कि हिंदी भाषा का माँ भाषा परिवार तो इंडो यूरोपियन बोलते हैं ना, या बोलते हैं कि भारोपीय भाषा। हिंदी भाषा का जो मातृभाषा तो भारोपीय भाषा बोलते हैं, क्योंकि यूरोप से आए हैं लोग, आर्य लोग यूरोप से आकर संस्कृत का उद्भव भारत में करते हैं। तो आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी, उसी से खड़ी बोली हिंदी का उद्भव हुआ है, जिस कारण माना जाता है कि जो हिंदी है वो भारोपीय भाषा पात्र भाषा परिवार से संबंधित है। फिर इसके अंतर्गत जैसे कई सारी भाषाएं आप देखेंगे मातृभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त है। कई सारी भाषाएं वहाँ पर होती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, उनकी मातृभाषा इसको बोलते हैं, लेकिन हिंदी मातृभाषा जो है भारोपीय भाषा परिवार में, ठीक है। फिर उसके बाद राष्ट्रभाषा, किसी एक राष्ट्र की पूरे संपूर्ण भारत में बोली जाने वाली भाषा भी वही हो, और जो है प्रशासन क्षेत्र में भी जिस भाषा का प्रयोग होता है उसको राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। तो भारत की राष्ट्रभाषा वर्तमान में कोई नहीं है। एक है राजभाषा, टर्म देखिए भैया, तो जो राजभाषा होती है ऐसी भाषा जिसको राजकीय कार्यों में प्रयुक्त भाषा हो, राजकीय कार्यों में, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त, ऐसी भाषा जिसका प्रयोग राजकीय कार्यों में किया जाता है उसको राजभाषा कहते हैं। या प्रशासन में जिसका प्रयोग होता है, प्रशासन में, उसका उसे राजभाषा के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं कि अब राजभाषा हो गया, ये सारी भाषाएं होंगी। विभाषा क्या रहता है, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि जैसे हिंदी भाषा जो है, या संविधान में जो भाषा का जो भाषा की व्याख्या करी गई है, तो ये जो राजभाषा के रूप में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो संविधान में, संविधान के भाग 17, संविधान के भाग 17 में 343 से लेके 351 अनुच्छेद के मध्य में, संविधान के भाग 17 में 343 से लेके 351 तक भाषा आयोग या राजभाषा के रूप में उल्लेख वहां पर मिलता है। जिसमें अब लिपि के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भाषा के रूप में तो आपने जान लिया कि संस्कृत है, फिर पाली है, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, अपभ्रंश है, फिर खड़ी बोली हिंदी का उद्भव हुआ है, खड़ी बोली हिंदी का उद्भव हुआ है। हिंदी की यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है, संस्कृत से, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर आप सौर सैन्य अपभ्रंश भी होता है, फिर उसके बाद खड़ी बोली हिंदी का उद्भव होता है। यदि लिपि के बारे में जानेंगे तो जो ये आपकी संस्कृत है इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। फिर उसके बाद आप जानते हैं जैसे आर्य आक्रांत आते हैं यहाँ पर तो संस्कृत लेके आते हैं, फिर उसके बाद ईरानी आते हैं तो खरोष्ठी लिपि होती है, तो फिर उसके बाद खरोष्ठी लिपि आती है जहाँ तहाँ देखने को मिलती है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में, खरोष्ठी लिपि। फिर उसके बाद आती है यूनानी लिपि, यूनानी है ग्रीक लिपि, ग्रीक लिपि। तो यानी कि ये ईरानियों द्वारा लिपि लाई गई, ये यूनानी जब आए तो ये ग्रीक लिपि लेके आते हैं, यानी कि इस शैली के बारे में हमें जानकारी मिली ईरानी लिपि के बारे में। तो ब्राह्मी लिपि में मिक्स होना प्रारंभ हुआ।
फिर उसके बाद उसको अलग किया गया, तो उसके बाद में जिस लिपि का जन्म होता है उसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी, व लिपि देवनागरी होगी, ऐसा कहा गया है। ये कुछ मोटी मोटी जानकारी रही है भाषा के लिए, ठीक है। फिर इसमें कुछ दिवस भी मनाए जाते हैं भाषा के रूप में। तो जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि जैसे हिंदी दिवस में पूछा जाता है, या विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में 1975 में हुआ था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। इस समय वर्तमान में 2023 में फिजी में होने वाला है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। कुछ डेट में जानते हैं, जैसे कि रहता है आपका हिंदी दिवस, हिंदी 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और 14 सितंबर 1953 से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो 14 सितंबर 1953 को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी 2006 से पीएम थे मनमोहन सिंह जी के प्रयासों के द्वारा विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, ये भी पूछी गई डेटें हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को साक्षरता दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व हिंदी दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व हिंदी दिवस। वह एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कुछ प्रमुख दिवस भी पूछ लेता है कि मतलब किस दिन साक्षरता दिवस है, किस दिन शिक्षक दिवस है, विश्व हिंदी दिवस क्या है, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। फिर उसके बाद संपूर्ण विश्व में देखेंगे कि हिंदी किस क्रम में है, ये भी पूछा गया कि हिंदी भाषा बोली जाने के क्रम में किस क्रम की भाषा है। तो संपूर्ण विश्व में देखेंगे, ये विश्व का डेटा रहेगा आपका। ये विश्व में तो पहली रहेगा अंग्रेजी, दूसरी आपकी मंदारिन या चीनी भाषा, इसको बोलते हैं चीनी भाषा। फिर उसके बाद आपकी हिंदी, फिर उसके बाद स्पेनिश, फिर फ्रेंच, फिर अरबी। ये विश्व में है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, अंग्रेजी है। सेकंड नंबर पे आपकी मंदारिन या चाइनीज़ बोलते हैं जिसको। थर्ड नंबर पे हिंदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही पूछा जाता है हिंदी विश्व में बोली जाने के क्रम में किस क्रम की भाषा है, तो तीसरे नंबर की है। अपने भारत में देखेंगे, भारत का आंकड़ा है कि भारत में सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है, तो हिंदी है। हिंदी कितने राज्यों में, तो 10 राज्यों में, लगभग 10 राज्यों में लगभग बोली जाती है हिंदी। हिंदी लगभग 10 राज्यों में बोली जाती है। हिंदी के बाद जिस भाषा का नाम आता है वो है बांग्ला भाषा है। फिर उसके बाद आती है आपकी मराठी, फिर आपकी है तेलुगु, फिर उसके बाद है तमिल। तो इसमें ज़्यादातर पूछा गया सेकंड भाषा या फिर थर्ड भाषा आपको ध्यान में रखनी है। पूछा जाएगा कि संपूर्ण भारत में बोली जाने के क्रम में तृतीय भाषा कौन सी है या द्वितीय भाषा कौन है। हिंदी सबको पता रहती है, फिर उसके बाद बांग्ला है, फिर मराठी है। यूपी में देखेंगे, आप यूपी का एग्जाम देंगे तो उसमें पूछ सकता है कि यूपी की प्रथम भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। दूसरी आपकी उर्दू रहेगी, तीसरी आपकी पंजाबी होगी। हिंदी भाषा जो है ये अक्टूबर 1947 को फर्स्ट भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है यूपी में। उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में कब
1989, ये भी डेट कई बार पूछी गई है कि उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 1989 को। ये हिंदी और उर्दू यूपी की दो राजभाषा है, राजकीय भाषा है, दो राजकीय भाषा रहेंगी, ठीक है। हिंदी और उर्दू आपकी रहती है, ठीक है। अगला देखते हैं भैया। हाँ, आइए दोस्तों थोड़ा सा ये जानते हैं कि जो मराठी कुछ अपभ्रंश पूछे गए हैं। जैसे पूछेगा मराठी भाषा किस अपभ्रंश से है, मराठी भाषा, तो जो मराठी भाषा है ये मराठी अपभ्रंश है, मराठी अपभ्रंश हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है लोहंदा या पंजाबी, लोहदा या जो पंजाबी भाषा है ये पैसाची अपभ्रंश है, पैसाची अपभ्रंश। ये पूछा गया है कि जो आपकी पंजाबी भाषा है वो किस अपभ्रंश से है, तो पैसाची अपभ्रंश है। एक और पूछा जाता है मराठी अपभ्रंश से, लोहंदा या पंजाबी अपभ्रंश से, सिंधी भाषा, एक है आपकी सिंधी भाषा, ये ब्रांचड़ अपभ्रंश है, ब्रांचड़ अपभ्रंश। हिंदी को विश्व में आगे लाने के लिए सर्वप्रथम 10 से 14 जनवरी तक विश्व हिंदी सम्मेलन, 10 से 14 जनवरी नागपुर, महाराष्ट्र में विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया, विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम था ये, फर्स्ट टाइम क्या किया गया भैया कि 10 जनवरी से 14 जनवरी के मध्य नागपुर में महाराष्ट्र में विश्व हिंदी सम्मेलन कराया गया। 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी देश में इसका आयोजन होगा। ये थे हिंदी भाषा से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे यही पूछ लेगा सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ, तो ब्रांचड़, ये आपका लोहंदा या पैसाची अपभ्रंश से पूछता है। फिर बाकी सारे अपभ्रंश जो होंगे तो हिंदी का जब उद्भव क्रम में भाषा में बताएंगे उपभाषाओं के अंतर्गत, तो वहाँ पर जैसे सौर सैन्य अपभ्रंश होगा, अवधि अपभ्रंश मतलब अर्धमागधी अपभ्रंश होगा, मागधी अपभ्रंश होगा, खस अपभ्रंश होगा। तो वहाँ से जो 4 अपभ्रंश होंगे तब वहाँ पर बात करी जाएगी। फिर इसके बाद जब व्याकरण में आएंगे तब हम लोग वर्ण और बाकी सारी जानकारी यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। फिर आगे जो भी क्लास होगी जहाँ पर व्याकरण का प्रारंभ करेंगे, व्याकरण जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ से सारी चीज़ों को पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में यदि कोई त्रुटि होती हो तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। पूरा वीडियो देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।